कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी समंदर में रात के अंधेरे में। एक इटालियन मछली पकड़ने वाली नाव तेज लहरों के बीच अपना काम कर रही होती है। सर्चलाइट पानी पर घूम रही होती है। तभी मछुआरों की नजर पानी में तैरती एक लाश पर पड़ती है। वो उसे किसी तरह नाव पर खींच लेते हैं। सब हैरान होकर उस बेजान से शरीर को देखते हैं। सबको लगता है कि वो आदमी मर चुका है। उसकी पीठ में 2 गोलियां लगी हैं। खून बह चुका है, चेहरा पीला पड़ चुका है। लेकिन तभी अचानक वो आदमी हिलने लगता है, खांसने लगता है, पानी निकालने लगता है। वो जिंदा है। सबकी सांसें रुक जाती हैं इस अचानक हुए चमत्कार को देखकर। नाव के कप्तान और उसका साथी जियान कार्लो उस बेहोश आदमी की जान बचाने की कोशिश करते हैं। उसे कंबलों में लपेटते हैं, उसके जख्मों की मरहम पट्टी करते हैं। जब वो आदमी थोड़ा होश में आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं, ना अपना नाम, ना ये कि वो कौन है, ना ये कि वो समंदर में कैसे पहुंचा। सिर्फ एक अजीब सी चीज उसके पास मिलती है। उसकी जांघ की त्वचा के नीचे एक छोटा सा चिप लगा हुआ है जिसमें एक बैंक अकाउंट नंबर छुपा हुआ है, ज्यूरिख के एक बैंक का। नाव का कप्तान बेहद सख्त और रूखे अंदाज में कहता है कि वो उसे सिर्फ किनारे तक पहुंचाएंगे, इससे ज्यादा उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जब नाव इटली के किनारे पहुंचती है वो आदमी उतर जाता है और ट्रेन के जरिए धीरे धीरे पेरिस की तरफ बढ़ता है। इस दौरान हमें उसकी कुछ अजीब आदतें दिखती हैं। वो बिना सोचे समझे कमरे में मौजूद सारे एग्जिट पॉइंट्स नोट कर लेता है। वो लोगों की गाड़ियों के नंबर याद रख लेता है। वो बहुत सफाई से पिकपॉकेटिंग जैसी हरकतें कर लेता है, जैसे उसके अंदर कोई बहुत गहरी ट्रेंड की हुई ट्रेनिंग बसी हो, भले ही उसे खुद इसका एहसास ना हो। जैसे उसका शरीर उसके दिमाग से ज्यादा जानता हो। इसी बीच कहानी में हमें सीआईए के हेडक्वार्टर की एक मीटिंग भी दिखाई जाती है, जहां कई सीनियर अफसर एक बड़ी स्क्रीन के सामने बैठे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एक बहुत गुप्त ब्लैक ऑप्स प्रोग्राम है जिसका नाम है ट्रेडस्टोन, जो खतरनाक अनऑफिशियल असैसिनेशन मिशन को अंजाम देता है। इस प्रोग्राम को चलाने वाला अफसर है अलेक्जेंडर कॉनक्लिन, एक सख्त ठंडे दिमाग वाला अफसर। मीटिंग में पता चलता है कि ट्रेडस्टोन का एक एजेंट जिसका कोड नेम है बॉन किसी मिशन के दौरान लापता हो गया है और अब उसका कोई अता पता नहीं, जिससे पूरे प्रोग्राम की सुरक्षा खतरे में आ गई है। वो बेहोश आदमी आखिरकार ज्यूरिख पहुंचता है। ठंड में कांपते हुए शहर की सड़कों पर भटकता है, बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रहा है। बस एक अंदरूनी सहज ज्ञान उसे रास्ता दिखाता रहता है। वो उस बैंक में जाता है जिसका नंबर उसके शरीर में छुपा मिला था। वो अपनी उंगलियों के निशान और चिप के जरिए उस बैंक के एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स तक पहुंच जाता है, बैंक के सख्त सिक्योरिटी सिस्टम को भी पार करते हुए। जब वो बॉक्स खोलता है तो उसे कुछ बेहद चौंकाने वाली चीजें मिलती हैं। बहुत सारा पैसा, अलग अलग देशों की करेंसी की मोटी गड्डियां और सबसे हैरान करने वाली बात, कई अलग अलग नामों और फोटो वाले पासपोर्ट जिन सब में उसी की तस्वीर लगी है, अलग अलग देशों के अलग अलग पहचान के साथ। इनमें से एक पासपोर्ट पर लिखा है नाम जैसन। इसके साथ ही उस बॉक्स में एक बंदूक भी रखी होती है, ठंडी, काली, खतरनाक। जेसन बॉन्ड, अब हम उसे इसी नाम से जानते हैं। इन सब चीजों को देखकर बुरी तरह उलझन में पड़ जाता है। समझ नहीं पाता कि आखिर वो कौन है। इतने सारे झूठे नामों और पासपोर्टों का क्या मतलब है। वो अपने ही हाथ में पकड़ी बंदूक को हैरानी से देखता रहता है, जैसे वो उसकी अपनी ना हो। बॉन्ड कुछ जवाब पाने की उम्मीद में ज्यूरिख के अमेरिकी दूतावास जाता है, ये सोचकर कि शायद वहाँ कोई उसकी पहचान बताने में मदद कर सके, कि शायद वो एक गुमशुदा अमेरिकी नागरिक है। लेकिन जैसे ही उसकी जानकारी अंदर सिस्टम में डाली जाती है, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सीआई के अंदर मौजूद ट्रेडस्टोन के लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। उनके मॉनिटर पर लाल चेतावनी की लाइटें जलने लगती हैं और उन्हें एहसास होता है कि लापता एजेंट बॉन्ड अब खुद अमेरिकी दूतावास के अंदर मौजूद है। दूतावास के सिक्योरिटी गार्ड्स को हुक्म दिया जाता है कि उसे रोका जाए, लेकिन बॉन्ड का शरीर उसकी अपनी छुपी हुई ट्रेनिंग की वजह से खुद ब खुद खतरे को भांप जाता है। उसकी नजरें तुरंत हालात को पढ़ लेती हैं, बिना उसके खुद सोचे समझे। वो एक जबरदस्त बेहद तेज फाइट सीक्वेंस में गार्ड्स को चकमा देता हुआ, इमारत की सीढ़ियों और गलियारों से होते हुए, दफ्तरों के बीच से भागते हुए, आखिरकार दूतावास की दीवार से कूदकर बाहर भाग निकलता है, पीछे हैरान खड़े गार्ड्स को छोड़कर। बाहर भागते हुए बॉन किसी तरह मैरी क्रॉइजर नाम की एक जर्मन लड़की से मिलता है, जो अपनी पुरानी खटारा कार के पास खड़ी पैसों की सख्त जरूरत में है, आगे की किसी लंबी यात्रा की सोच में परेशान है। बॉन उसे $20,000 देने का ऑफर देता है, बदले में सिर्फ इतना कि वो अपनी गाड़ी में उसे पेरिस तक छोड़ दे। मैरी पहले हिचकिचाती है, उसे शक होता है, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लालच में आखिरकार राजी हो जाती है। यहीं से बॉन और मैरी की कहानी शुरू होती है, एक ऐसा रिश्ता जो शक और डर से शुरू होकर धीरे धीरे भरोसे और प्यार में बदलता है। दो अजनबी जो हालात की वजह से एक दूसरे की जिंदगी में बन जाते हैं। दूसरी तरफ कॉनक्लिन, जो ट्रेडस्टोन प्रोग्राम को चलाता है, बेहद परेशान हो जाता है जानकर कि बॉन्ड जिंदा है और अब सिस्टम की पकड़ से बाहर घूम रहा है, कि उसने खुद अमेरिकी दूतावास में जाकर पूरी टीम को चौंका दिया है। कॉनक्लिन को डर है कि अगर बॉन्ड को कुछ याद आ गया या वो किसी को इस पूरे गुप्त प्रोग्राम के बारे में बता बैठा तो पूरी ट्रेडस्टोन ऑपरेशन की पोल खुल सकती है। उसकी अपनी नौकरी और साख दोनों खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वो हुक्म देता है कि जेसन बॉन्ड को जहां भी मिले वहीं खत्म कर दिया जाए। बिना किसी सवाल जवाब के इसी हुक्म के तहत एक बेहद खतरनाक प्रोफेशनल किलर को बॉन्ड के पीछे भेजा जाता है, जिसे द प्रोफेसर कहा
जाता है एक ठंडे दिमाग वाला बेहद माहिर हत्यारा जो कभी अपना निशाना नहीं चूकता, जिसकी कोई भावना नहीं, सिर्फ काम पूरा करने की सनक होती है। पेरिस पहुंचकर बॉन अपने एक पुराने पते पर जाता है, ये सोचकर कि शायद यहाँ उसे अपनी असली पहचान का कोई सुराग मिले, कि शायद ये उसका अपना घर रहा होगा किसी वक्त। लेकिन जैसे ही वो उस अपार्टमेंट में घुसता है, वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर हो जाता है, जो सीधा एक असैसिन को अलर्ट भेज देता है जो पहले से ही उसकी तलाश में था और तुरंत उस बिल्डिंग की तरफ रवाना हो जाता है। अपार्टमेंट के अंदर एक बेहद तीव्र नजदीकी लड़ाई होती है। बॉन और इस हत्यारे के बीच हाथापाई, चाकू और आखिर में एक पेन तक इस्तेमाल होता है। हथियार के तौर पर दोनों एक दूसरे को फर्श पर पटकते हैं, फर्नीचर टूटता है, शीशे चटकते हैं। बॉन अपनी छुपी हुई ट्रेनिंग की बदौलत उस माहिर हत्यारे को हरा देता है और उसे बांधकर उससे सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इससे भी ज्यादा हैरानी होती है कि उसे खुद नहीं पता कि उसने ये सब कुछ इतनी सफाई से कैसे किया, जैसे उसका शरीर उसके दिमाग से पहले ही जवाब जानता हो, जैसे लड़ाई का हुनर उसकी रगों में बसा हुआ हो बिना उसकी अपनी मर्जी के। इस हत्यारे से पूछताछ के दौरान बॉन्ड को कुछ और भी सुराग मिलते हैं, हालांकि पूरी सच्चाई अभी भी उससे दूर है और वो अपने ही अतीत की परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करता रहता है। अब कहानी में एक और बड़ा एक्शन सीक्वेंस आता है। बॉन और मैरी को एक और कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है, जब पुलिस और असैसिन्स दोनों एक साथ उनका पीछा करने लगते हैं। सायरन की आवाज गूंजने लगती है, गाड़ियां तेज रफ्तार से पीछे भागने लगती है। बॉन एक पुरानी खटारा सी छोटी कार में मैरी को बिठाकर पेरिस की तंग गलियों, सीढ़ियों और गलत दिशा में ट्रैफिक के बीच से एक बेहद रोमांचक कार चीज निकल भागता है। गाड़ी को हैरतअंगेज तरीकों से मोड़ता, फुटपाथों से गुजारता, तंग रास्तों से निकालता। इस पूरे पीछे के दौरान मैरी को समझ आने लगता है कि जिस आदमी को वो लिफ्ट दे रही थी वो कोई आम इंसान नहीं है, वो किसी बहुत बड़ी खतरनाक दुनिया का हिस्सा है और अब वो खुद भी उसी खतरनाक दुनिया में फंस चुकी है, चाहे अनचाहे। इसके बावजूद वो घबराहट के बीच भी बॉन्ड पर भरोसा करना शुरू कर देती है, समझती है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बॉन्ड और मैरी एक साथ छुपते छुपाते अलग अलग जगहों पर वक्त बिताते हैं, कभी किसी सस्ते होटल में, कभी किसी गांव के घर में, और धीरे हाइफन धीरे दोनों के बीच एक भरोसा, एक नजदीकी बनने लगती है। मैरी, जो शुरुआत में सिर्फ पैसों के लिए बॉन्ड की मदद कर रही थी, अब उसकी मुश्किल हालत को समझने लगती है, उसका साथ देना चाहती है, भले ही उसे पता है कि इसमें उसकी अपनी जान को भी खतरा है। एक शांत रात में दोनों आपस में अपनी अपनी जिंदगी की बातें साझा करते हैं। मैरी अपनी बिखरी हुई बेतरतीब जिंदगी के बारे में बताती है और बॉन्ड अपने खालीपन, अपनी उलझन के बारे में। दोनों एक दूसरे में एक अजीब सा सुकून ढूंढ लेते हैं। इसी बीच बॉन्ड को धीरे धीरे अपने अतीत के कुछ टुकड़े, कुछ फ्लैशबैक जैसी झलकियां याद आने लगती हैं। एक मिशन की धुंधली सी याद, किसी अफ्रीकी देश के तानाशाह निकोलाई वोम्बोसी से जुड़ा हुआ कुछ, एक याट, एक राइफल, बच्चों के चेहरे। इन यादों से उसे एहसास होता है कि वो सच में एक ट्रेंड किलर रहा है, कि उसने पहले भी लोगों की जान ली है, और ये सच्चाई उसे अंदर से बुरी तरह हिला देती है। वो खुद से नफरत करने लगता है, समझ नहीं पाता कि वो अब किस तरह मैरी की आंखों में देख सकेगा। CIA हेडक्वार्टर में कॉनक्लीन पर लगातार दबाव बढ़ता जाता है। उसके सीनियर अफसर उससे सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर ट्रेडस्टोन प्रोग्राम में हो क्या रहा है, बॉन्ड को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया, इतने असैसिन भेजने के बावजूद वो अभी भी आजाद क्यों घूम रहा है। कॉनक्लीन अपनी नौकरी और अपनी साख बचाने के लिए हर मुमकिन तरीके से बॉन्ड को खत्म करने की कोशिश करता रहता है। एक के बाद एक असैसिन भेजता रहता है, हर बार नाकाम होता जाता है और उसकी हताशा बढ़ती जाती है। अब फिल्म के सबसे अहम, सबसे भावुक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे बॉन्ड को अपने पूरे अतीत की सच्चाई याद आने लगती है, टुकड़ों में, जैसे कोई पुरानी टूटी हुई फिल्म फिर से जुड़ रही हो। उसे पता चलता है कि वो असल में एक CIA के गुप्त ट्रेडस्टोन प्रोग्राम का सबसे माहिर एजेंट था, जिसे खास तौर पर ट्रेन किया गया था ताकि वो बिना किसी झिझक के किसी भी मिशन को अंजाम दे सके, चाहे वो कितना भी कठोर, कितना भी अमानवीय क्यों ना हो। उसे याद आता है कि उसका आखिरी मिशन था अफ्रीकी तानाशाह वोम्बोसी की हत्या करना, जो उस वक्त अपनी प्राइवेट याट पर मौजूद था, समंदर के बीचों बीच अपने परिवार के साथ आराम फरमा रहा था। बॉन्ड अपनी राइफल के साथ दूर से याट पर नजर गड़ाए वोम्बोसी को निशाना बनाने ही वाला था। उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन ठीक उसी वक्त उसने देखा कि वोम्बोसी के साथ उसके छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, उसके पास खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। ये देखकर बॉन्ड के अंदर की इंसानियत जाग उठती है और वो आखिरी पल में गोली चलाने से इनकार कर देता है, मिशन को बीच में ही छोड़ देता है, अपने पूरे करियर में पहली बार। यही वो पल था जब वोम्बोसी के अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को शक हो गया। उन्हें लगा कि कोई खतरा मंडरा रहा है और उन्होंने बॉन्ड पर गोलियां चला दी, जिससे वो बुरी तरह घायल होकर समंदर में गिर गया। यही वजह है कि फिल्म की शुरुआत में हमने उसे समंदर में बेहोश हालत में तैरता हुआ पाया था, और यही वजह है कि उसे अपनी याददाश्त खोनी पड़ी। गोली लगने और सिर पर लगी गहरी चोट की वजह से उसका दिमाग खुद अपने अतीत को भूल बैठा, शायद इसलिए भी क्योंकि वो अतीत इतना दर्दनाक था कि उसे याद रखना मुश्किल हो गया था। बॉन्ड को ये भी समझ आता है कि कॉनक्लीन इसीलिए उसे मरवाना चाहता है क्योंकि वो एक ऐसा एजेंट है जिसने अपने मिशन में नाकाम होकर एक इंसानी फैसला लिया, और ये बात पूरे ट्रेडस्टोन प्रोग्राम के लिए बेहद शर्मिंदगी और खतरे की बात है।
क्योंकि इससे साबित होता है कि उनका सबसे भरोसेमंद हथियार भी आखिरकार अपने अंदर इंसानियत रखता है, कि वो सिर्फ एक मशीन नहीं है जो बिना सोचे हुक्म बजाती रहे। फिल्म बीच बीच में हमें ट्रेडस्टोन के गुप्त ऑफिस के अंदर की झलक भी दिखाती है, जहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार डेटा चलता रहता है, फोन घनघनाते रहते हैं और अफसर अपनी कुर्सियों पर बैठे तनाव में हर नई खबर का इंतजार करते रहते हैं। यहीं हमें निकी नाम की एक अफसर भी दिखती है, जो कॉन्क्लिन की टीम का हिस्सा है और जो पूरे ऑपरेशन को तकनीकी तौर पर संभालती है। सैटेलाइट ट्रैकिंग, फोन कॉल्स की निगरानी और बाकी एजेंट्स के साथ तालमेल। निकी का किरदार हमें दिखाता है कि इस पूरे गुप्त प्रोग्राम के पीछे कितने लोग, कितनी टेक्नोलॉजी और कितनी सावधानी से काम होता है। ये कोई एक आदमी का खेल नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो अपने ही एजेंट्स को इंसान की बजाय सिर्फ एक टूल की तरह देखता है, इस्तेमाल करता है और जरूरत पड़ने पर बिना किसी हिचक के खत्म भी कर देता है। कहानी के दौरान हमें यह भी पता चलता है कि बॉर्न अकेला ट्रेडस्टोन एजेंट नहीं है। इस प्रोग्राम के तहत और भी कई एजेंट्स ट्रेंड किए गए हैं जो दुनिया भर में अलग अलग मिशनों पर तैनात हैं। कॉन्क्लिन बॉर्न को पकड़ने या खत्म करने के लिए इन्हीं में से कुछ और एजेंट्स को भी बुलाता है, हर एक अपने अपने तरीके से माहिर, हर एक बेहद खतरनाक। इससे हमें एहसास होता है कि बॉर्न जिस मुश्किल में फंसा है वो सिर्फ एक आदमी की दुश्मनी नहीं, बल्कि एक पूरी संगठित मशीनरी के खिलाफ लड़ाई है जिसके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है और मारने का लाइसेंस है। बॉर्न अब पूरी सच्चाई जान चुका है, फैसला करता है कि वो कॉन्क्लिन का सामना करेगा, इस पूरे मामले को हमेशा के लिए खत्म करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वो कॉन्क्लिन को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। जब कॉन्क्लिन वहां पहुंचता है, वो अपने साथ एक और असैसिन को छुपा कर लाया होता है, इस उम्मीद में कि वो आखिरकार बॉर्न को खत्म कर सके, कि ये आखिरी मौका उसे इस पूरी मुसीबत से छुटकारा दिला देगा। लेकिन बॉर्न अपनी सूझबूझ और ट्रेनिंग की बदौलत इस चाल को भांप लेता है। कॉन्क्लिन और बॉर्न के बीच एक बेहद तनाव भरी आमने सामने की बातचीत होती है, जहां बॉर्न कॉन्क्लिन से सीधा सवाल पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसे इस तरह इस्तेमाल किया गया, क्यों उसे एक इंसान की बजाय सिर्फ एक हथियार समझा गया। आखिरकार एक शारीरिक झड़प भी होती है जिसमें बॉर्न कॉन्क्लिन पर हावी हो जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बॉर्न इतना कुछ झेलने के बावजूद कॉन्क्लिन को मारता नहीं, वो उसे छोड़ देता है, ये साबित करते हुए कि वो पुराना बिना सोचे समझे मारने वाला हथियार नहीं रहा। वो अब अपने फैसले खुद लेने वाला, इंसानियत रखने वाला इंसान बन चुका है, जो अपने अतीत को समझ चुका है, लेकिन उसी अतीत का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहता। कॉन्क्लिन कोई सीधा साधा खलनायक नहीं है, वो भी एक सिस्टम का हिस्सा है जो अपने ऊपर के दबाव में अपनी नौकरी बचाने की जद्दोजहद में गलत फैसले लेता चला जाता है। मैरी एक आम लड़की है जिसकी अपनी उलझी हुई जिंदगी है, जो अचानक इस खतरनाक दुनिया में खिंच आती है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती, बॉर्न का साथ नहीं छोड़ती। और बॉर्न खुद एक ऐसा किरदार है जो अपनी पहचान की तलाश में आखिरकार ये समझता है कि इंसान की असली पहचान उसका नाम या उसका अतीत नहीं, बल्कि वो फैसले होते हैं जो वो मुश्किल घड़ी में लेता है। द बॉर्न आइडेंटिटी सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी भी है जो सवाल उठाती है कि क्या कोई इंसान अपने अतीत से पूरी तरह अलग हो सकता है, क्या वो अपने पुराने गुनाहों, अपनी पुरानी ट्रेनिंग को पीछे छोड़कर एक नया इंसान बन सकता है। बॉन्ड की कहानी हमें दिखाती है कि चाहे किसी को कैसी भी ट्रेनिंग दी जाए, चाहे उसे कितना भी बेरहम बनाने की कोशिश की जाए, उसके अंदर की इंसानियत सही मौके पर फिर से जाग सकती है, जैसा उस याट वाले पल में हुआ जहां बॉन्ड ने बच्चों को देखकर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। यही वो पल है जो पूरी कहानी की नींव है, एक ऐसा फैसला जो एक ट्रेंड किलर को आखिरकार एक इंसान बनाता है। तो दोस्तों, ये थी द बॉर्न आइडेंटिटी की पूरी कहानी, एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने अपनी खोई हुई पहचान ढूंढने के सफर में आखिरकार अपने अंदर की इंसानियत को फिर से पा लिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपको फिल्म का कौन सा एक्शन सीक्वेंस सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।